हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज 6.2 में हम लोग 3 कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके। पहला कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा कॉन्सेप्ट कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी, तीसरा कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। यानी ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तीनों में डिटर्मिनेंट का हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, आ जाइए। आप पहले लिखिए एक्सरसाइज 6.2। आप लिखिए एक्सरसाइज 6.2 लिख लिया आपने। ठीक है, फिर आप लिखिए कौन कौन चीज़ पढ़ना है। लिखिए टॉपिक लिखिए। टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ेंगे उसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। तीसरा कॉन्सेप्ट में आएंगे तो उसका नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा कॉन्सेप्ट है कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी, तीसरा कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तीनों को हम लोग डिटर्मिनेंट के तरीका से देखेंगे। आइए एक्सप्लेन करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है इसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए कोई खास ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, या लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। वो किसी खास ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। यह एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और ये जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये जो आपका पॉइंट सी है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है x3 और y3। ध्यान दीजिए, ए बी सी कोई ट्रायंगल है। अब हमको ए बी सी का अगर एरिया निकालना है, ए के कोऑर्डिनेट को मान लिया x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को माना x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट को माना x3 y3, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना, जब हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज़ पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। वहाँ आपने इसका प्रूफ्ड देखा था, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपने देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है मॉडुलस ऑफ 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। लेकिन अभी जो हम एरिया निकालेंगे तो हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट के तरीका से। किसके तरीका से? डिटर्मिनेंट के तरीका से। ओके, चलिए। तो आप जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो उसके लिए आप कौन से फॉर्मूला का यूज़ करोगे? यहाँ आप लिखो, है ना। लिखिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए पहले हम लोग लिखेंगे मॉडुलस ऑफ। मॉडुलस लिए लिख देते हैं। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ पहले लिखो 1/2 लिख दो। मॉडुलस ऑफ 1/2, फिर अंदर में लिखिए मॉडुलस ऑफ 1/2 के बाद, मॉडुलस ऑफ 1/2 के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, मॉडुलस ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1। उसके बाद देखिए x2 y2 1। उसके बाद तीसरा वर्टेक्स x3 y3 1, यानी 3 वर्टेक्स दिया रहेगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे मॉडुलस ऑफ 1/2, पहला वर्टेक्स मॉडुलस ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1,
x3 y3 1। समझ गए बात को। तो अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे, मॉडुलस ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, सबसे पहले पहला वर्टेक्स x1 y1, फिर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, फिर उसके बाद x2 y2, उसके बाद x3 y3। ठीक है, और इसी को अगर उल्टा ले लेंगे तो आपका जो एरिया होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आने वाला है तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आने वाला है तो पॉजिटिव आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लेंगे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया मॉडुलस ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट। ये किसका साइन है, डिटर्मिनेंट का। द डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ओके, अब इस डिटर्मिनेंट को तो आप आसानी से तोड़ सकते हैं। हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग तोड़ सकते हैं। इसको तो आप आसानी से तोड़ सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इसको तोड़ा हुआ फॉर्म लिख देते हैं बराबर। ये इसी का यूज़ करना है क्वेश्चन में हमको, हमेशा है ना, डिटर्मिनेंट का ही यूज़ करना है चूँकि डिटर्मिनेंट का चैप्टर है। तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो वो ऐसा आएगा मॉडुलस ऑफ 1/2। ठीक है, और अंदर में देखिए x1, तो अंदर में होगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद होगा 11th क्लास में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर मॉडुलस ऑफ 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि मान लीजिए 3 वर्टेक्स दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो लिख लेंगे मॉडुलस ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ पहले x1 y1 पहला वर्टेक्स 1, फिर x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये आता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप आसानी से इसको तोड़ सकते हैं। ये ट्रायंगल के एरिया के निकालने के लिए कॉन्सेप्ट हो गया। इसका प्रूव्ड 11th क्लास में था, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा बात सीखिए आप, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। तो कॉलिनियरिटी का कंसेप्ट सीखने से पहले हमको थोड़ा सा जानना होगा कॉलिनियर शब्द के बारे में, कि ये कॉलिनियर शब्द क्या है ना। ये भी हम लोग 11th में पढ़े हैं, लेकिन वापस आप देख लीजिए। देखिए, एक शब्द होता है कॉलिनियर। कॉलिनियर का हिंदी होता है संरेख। कॉलिनियर माने क्या होता है, संरेख। संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर। संरेख शब्द अगर कहीं दिखाई पड़े इसका मतलब होता है एक ही रेखा पर। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है एक ही रेखा पर। समझ गए बात को, एक ही रेखा पर। अगर एक ही रेखा पर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे संरेख। क्या बोलेंगे, संरेख। उसको हम लोग बोलेंगे कॉलिनियर। क्या बोलेंगे, कॉलिनियर। ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा कॉलिनियर का, कि 3 और मोर देन 3 और मोर देन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु कॉलिनियर होगा। 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु कॉलिनियर होगा। 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर इफ दे लाई on the same straight line। सेम स्ट्रेट लाइन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु अगर एक सीध में होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर होगा, उसको हम लोग कॉलिनियर बोलेंगे। 2 बिंदु को कॉलिनियर कभी नहीं बोलेंगे। क्यों भैया, देखो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, मिलाओ एक स्ट्रेट लाइन होगा। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, मिलाओ एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों, क्योंकि 2 बिंदु से होकर एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, हम लोग जानते हैं। तो कॉलिनियर होने के लिए कम से कम 3 बिंदु चाहिए। कितना बिंदु चाहिए, 3 बिंदु चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे कहा है कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु कॉलिनियर होंगे यदि वो एक सीध में हो, यदि वह एक स्ट्रेट लाइन पर हो। समझ गए बात को। अब इसको देखिए, फिगर को, इस लाइन को देखिए। जैसे ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ एक बिंदु है ए, यहाँ एक बिंदु है बी,
यहाँ एक बिंदु है सी, तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि यह तीनों बिंदु एक सीध में है, एक स्ट्रेट लाइन पर है, एक सरल रेखा पर है। तो हम लोग कह सकते हैं दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। हम लोग कह सकते हैं ये सारे पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। कॉलिनियर का क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट हमने सिखाया 3 or more than 3 points are collinear. 3 or more than 3 points are collinear if they lie on the same straight line. 3 or more than 3 points are collinear if they lie on the same straight line. 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु कॉलिनियर होंगे यदि वो एक सीध में हो, यदि वो एक सरल रेखा पर हो। समझ गए बात को कि 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु अगर एक सरल रेखा पर हो तो वह कॉलिनियर होंगे। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक सीध में होगा तो वह कॉलिनियर होगा। मैंने कंसेप्ट है 3 or more than 3 points are collinear if they lie on the same straight line. ओके, समझ गए? 3 or more than 3 points are collinear if they lie on the same straight line. तो यहाँ पॉइंट ABC आपका कॉलिनियर हो गया। थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिए तो आगे का बात बताएंगे जल्दी। लिख लिए सब? इसको आप पहले लिख चुके हैं? जल्दी थोड़ा सा। समझ गए? तो आप कॉलिनियर शब्द को समझ गए, ठीक है। अब इसी में आपको लिखना है कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी, ठीक है। क्या लिखना है? कंडीशन ऑफ ठीक है कॉलिनियरिटी। कॉलिनियर होने का क्या कंडीशन है, ठीक है। समझ गए बात को? लिखिए पहला कंडीशन आप लिखिए कि मान लीजिए कम से कम 3 पॉइंट है ABC, तो आप लिखिए पॉइंट्स A, B एंड C आर कॉलिनियर। पॉइंट्स AB एंड C आर कॉलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0। ध्यान दीजिए, पॉइंट ABC कॉलिनियर होगा अगर उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अगर उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट्स ABC कॉलिनियर होगा यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। कॉन्सेप्ट होता है पॉइंट्स AB एंड C आर कॉलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0। ओके, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स 0, ठीक है। देखो जैसे ये आपका एक लाइन है, ठीक है। अब कल्पना करिए एक बिंदु यहाँ है A, एक बिंदु यहाँ है B, एक बिंदु यहाँ है C। क्या इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा कि नहीं होगा? 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो कोई भी एरिया मिलेगा नहीं आपको, 0 एरिया होगा। यही C को यहाँ के बजाय अगर हम मान लीजिए यहाँ B पॉइंट लिखते हैं, C को अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो ये क्या हो गया? A, B और C। अब बताइए इससे तो आपका त्रिभुज बन रहा है, इसका कुछ ना कुछ आपको एरिया मिलेगा तो आप ये तीनों पॉइंट को कभी भी कॉलिनियर नहीं कह सकते हैं। तो कॉलिनियर होने के लिए क्या शर्त है? क्या शर्त है? 3 बिंदु ABC कॉलिनियर होगा अगर 3 बिंदु ABC से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स 0, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट है? 3 बिंदु आपका कॉलिनियर होगा अगर मान लीजिए 3 पॉइंट्स A, B, C कॉलिनियर होगा अगर उससे बने ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, ठीक है। वही जब आप 11th क्लास के कोऑर्डिनेट को पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि कॉलिनियर होने का बहुत सारा कंडीशन है। डिस्टेंस फार्मूला से कंडीशन होता है कि 3 पॉइंट ABC कॉलिनियर होगा अगर AB प्लस BC बराबर AC हो जाए। ये डिस्टेंस फार्मूला से कॉलिनियरिटी हम लोग चेक करते थे 11th क्लास में, यानी 3 पॉइंट ABC, 3 पॉइंट्स AB एंड C आर कॉलिनियर इफ AB प्लस BC बराबर AC। मान लीजिए यहाँ पे आप अगर AB और BC को जोड़ने पे AC हो जाएगा तो आपका पॉइंट ABC कॉलिनियर होगा। ये डिस्टेंस फार्मूला से था। दूसरा कंसेप्ट हमने सिखाया था 11th में कि 3 पॉइंट AB एंड C आर कॉलिनियर इफ स्लोप AB बराबर स्लोप
BC माने 3 पॉइंट अगर ABC है तो वो कॉलिनियर होगा यदि AB का स्लोप BC के स्लोप के बराबर हो या AC के स्लोप के बराबर हो। स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप मतलब होता है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। स्लोप माने होता है tan थीटा। समझ गए बात को? ठीक है, तो स्लोप से अगर दिखाना होता है तो हम लोग लिखाते हैं AB का स्लोप बराबर BC का स्लोप या AC का स्लोप। तीसरा बात, हम वेक्टर से भी 11th में कॉलिनियर के बारे में सीखे थे। हमने सीखा था 3 पॉइंट AB एंड C आर कॉलिनियर इफ AB वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ AC वेक्टर या AB वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ BC वेक्टर, तो भी कॉलिनियर होगा। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग कॉलिनियर सीख रहे हैं तो ये चूंकि डिटर्मिनेंट का चैप्टर है तो यहाँ हम डिटर्मिनेंट के माध्यम से कॉलिनियरिटी के बारे में सीखेंगे। तो 3 पॉइंट कॉलिनियर होगा अगर उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। 3 पॉइंट्स AB एंड C आर कॉलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स 0। समझ गए बात को? ठीक है, ठीक है। तो अब लिखिए आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि पॉइंट्स यहाँ हम लिख सकते हैं कि पॉइंट्स A B and C are collinear। ठीक है, implies that इसका मतलब क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0, यानी त्रिभुज ABC का एरिया क्या होगा? 0। यानी एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है? 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1, तीसरा x3 y3 1 बराबर 0। बोलिए इतना बराबर 0 होगा न? ये अगर इतना बराबर 0 हो गया तो हम लोग कह सकते हैं पॉइंट्स AB एंड C आर कॉलिनियर। पॉइंट्स AB C आर कॉलिनियर, ये एरिया का फॉर्मूला था। तो कॉलिनियर के लिए क्या कंसेप्ट है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0। अब सोचो इतना गुना इतना बराबर 0 है तो 1/2 तो कभी 0 हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये फैक्टर आपका 0 होगा। तो ये जो आपका फैक्टर 0 होगा यही आपका कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी हो गया। यानी 3 पॉइंट ABC कॉलिनियर होगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0 होगा। अगर 3 बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 है तो वह तीनों कॉलिनियर होगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 बराबर 0 हो। थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिए, जो हम मिटा के आगे बढ़ें जल्दी। थोड़ा जल्दी से आप उसको लिख लीजिए जो हम आगे बता सकें। लिख लिए सब? क्या मिटा सकते हैं उसको? चलिए, तो आपने क्या देखा कि 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर होने के लिए, 3 पॉइंट्स ABC को कॉलिनियर होने के लिए उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, है कि नहीं है? इसका मतलब 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, 2 टर्म का फैक्टर है 0, इतना गुना इतना, तो ये तो कभी 0 होगा नहीं। तो लिखिए इंप्लाइज दैट, इसका मतलब 0 होगा क्या? यहाँ 0 होगा डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, ये पहला वर्टेक्स है। दूसरा देखिए x2 y2 1, तीसरा वर्टेक्स क्या होगा? x3 y3 1 बराबर 0। बोलिए 0 हुआ है? तो ये जो कंडीशन आप देखते हैं, अगर किसी ट्रायंगल का मान लीजिए अगर आपको 3 पॉइंट ABC दिया रहेगा, 3 पॉइंट ABC दिया रहेगा, मान लो ये A है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट आपका B है, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2, ये पॉइंट आपका C दिया हुआ है ना? इसी सीधा में ये एक पॉइंट आपका C दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो आप क्या करो, आप डायरेक्ट निकालोगे। क्या निकालोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ पहले x1 y1 1, फिर x2 y2 1, फिर x3 y3 1, और इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करने पर इसका मान 0 आ गया
तो समझ जाना इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, मतलब ये तीनों पॉइंट आपका कॉलिनियर होगा। यानी 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y11 x2 y21 x3 y31 बराबर 0। अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो ये तीनों पॉइंट्स हमारा कॉलिनियर होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y11 x2 y21 x3 y31 बराबर 0 हो जाए तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो समझ जाना ये तीनों पॉइंट हमारा कॉलिनियर होगा। समझ गए? आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो कॉलिनियरिटी को आप समझ गए कि डिटर्मिनेंट के सहायता से 3 पॉइंट को कॉलिनियर कैसे दिखाएंगे। ओके, अब आइए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। थोड़ा जल्दी करिए इसको आप। इसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, थोड़ा आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। लिख पाए सब? मिटाएं? क्या मिटा सकते हैं? इसके बाद आखिरी कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, लिखिए, आप लिखिए तीसरा कॉन्सेप्ट लिखिए, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे? तो यहाँ आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ओके, जरा गौर करो। मान लो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को हमने माना x1 y1 ए, फिर यहाँ जो दूसरा पॉइंट है b, इसके कोऑर्डिनेट को हमने क्या माना x2 y2 मान लिया। यहाँ जो a है इसके कोऑर्डिनेट को माना x1 y1, दूसरा पॉइंट है b, इसके कोऑर्डिनेट को माना x2 y2। अब हमको इसका इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो हम लोग 11th में पढ़े थे, दुनिया में किसी चीज़ का इक्वेशन निकालने के लिए एक हम लोग लेते हैं मूविंग पॉइंट। क्या लेते हैं? मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट क्या होता है? वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट क्या होता है? एक्स वाई। चाहे हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लें, चाहे सर्किल का इक्वेशन लें, चाहे पैराबोला का इक्वेशन लें, किसी का इक्वेशन लेने के लिए हम लोग एक मूविंग पॉइंट लेते हैं एक्स वाई। वो मूविंग पॉइंट कहाँ होता है आपको जान के अपार हर्ष होगा। वो मूविंग पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ कहीं भी हो सकता है ना। यहाँ भी हो सकता है एक्स वाई, यहाँ भी होगा एक्स वाई, ये भी होगा एक्स वाई, ये भी होगा एक्स वाई। चूँकि एक्स वाई क्या है? वेरिएबल पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन है। तो मान लिए यहाँ पर वो पॉइंट है जिसका नाम हमने रख दिया एक्स वाई। ये क्या है? मेरी वेरिएबल पॉइंट है। ये क्या है? मूविंग पॉइंट है। याद रखना, समझ गए बात को। अब यहां बताइए, ये जो पॉइंट आपका ए है, बी है, पी है, ये तीनों पॉइंट एक सीध में होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, एक सीध में होगा। एक सीध में होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये तीनों बिंदु कॉलिनियर होगा। अब चूंकि दो बिंदु से होकर गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि दुनिया में दो बिंदु से होकर एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। समझ गए बात को? वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, तो दो बिंदु से होकर से वो केवल एक रेखा खींची जा सकती है, लेकिन हमने एक मूविंग पॉइंट लिया एक्स वाई, है ना। अब इसका इक्वेशन निकालना है डिटर्मिनेंट के सहायता से। अगर 11th क्लास के सहायता से निकालना होता तो 11th क्लास में पहले हम ए बी का स्लोप निकाल लेते। स्लोप को हम बोलते एम। स्लोप को हम क्या बोलते? एम। समझ गए बात को, है ना। स्लोप को एम बोलते। एम कैसे निकालते? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 हम जान ले तो लिख देते हैं बाय कोऑर्डिनेट। बाय कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ हम करते, बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास का, है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते तो हम इसका इक्वेशन कैसे निकालते? तो इसका इक्वेशन होता, इक्वेशन ऑफ लाइन होता, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना,
passes through 2 point. इक्वेशन ऑफ ए, यहाँ लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through 2 point, passes through 2 points. कौन कौन पॉइंट? passes through 2 points. एक पॉइंट्स को लिखो x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट को लिखिए x2 y2. दूसरा पॉइंट का नाम क्या है? x2 y2 इज. वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट जो होगा उसको, वो जो लाइन होगा उसको हम ऊपर लिखते हैं, उस लाइन का नाम होगा, वो लाइन आपका होगा y माइनस y1 बराबर स्लोप. स्लोप के जगह पे क्या होगा? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 गुना x माइनस x1. ये आपका लाइन का इक्वेशन हो जाएगा. यानी ये लाइन आपका दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 से होकर गुजरता है, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 बराबर स्लोप. स्लोप के जगह y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होगा ना. अब आप कहोगे सर आप पासिंग थ्रू द पॉइंट में x1 y1 का यूज कर रहे हैं, ये क्या है? ये स्लोप है. स्लोप का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट. या इस लाइन को ऐसे भी हम लिख सकते थे, अगर पासिंग थ्रू द पॉइंट में हम इसका अगर यूज करेंगे तो ये लाइन ऐसा भी हो सकता है y माइनस y2 बराबर y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 गुना x माइनस x2, है ना. ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लाइन का इक्वेशन होगा जब लाइन दो बिंदु से होकर गुजरेगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th क्लास में इसका हमने यूज़ किया है, अभी हम आपको बता दिए, लेकिन अभी हमको इसका प्रयोग नहीं करना है. 12th क्लास में हमको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का प्रयोग करना है. ठीक है. अब हम अगर डिटर्मिनेंट का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ हम लिखते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट. बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके आप कैसे निकालोगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? तो आपको हम बता दें, ये तीन बिंदु हो गया ए बी पी, तीन बिंदु हो गया ए बी पी, यह तीनों बिंदु एक स्ट्रेट लाइन पे है. इसका मतलब यह तीनों बिंदु कॉलिनियर है. यह तीनों बिंदु कॉलिनियर है. यह तीनों बिंदु एक सीध में है. यह तीनों बिंदु कॉलिनियर है. अगर यह तीनों बिंदु कॉलिनियर होगा तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा. समझ गए? तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं चूंकि पॉइंट्स ए कोमा बी एंड पी आर कॉलिनियर, ये तीनों पॉइंट क्या है? कॉलिनियर है. इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी बराबर 0, यानी इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा. इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1/2. पहले आप किसी को लिख सकते हो, मान लीजिए, है ना. पहले अगर हम इसको लिखेंगे x1 y1 1, है ना, तो इसकी को लिख दो x1 y1 1, उसके बाद लिख दो x2 y2 1, उसके बाद लिख दो x y1 बराबर 0, बराबर 0. कोई दिक्कत का बात है क्या? है ना. अब इसको अगर ऊपर लिखेंगे थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, समझा देते हैं. तो इसको ऊपर लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? x y1, फिर इसको लिख दो x1 y1 1, फिर इसको लिख दो x2 y2 1 बराबर 0. समझ गए बात को? अब आप कहोगे सर आप तो कुछ हो कर दिए इसमें, हैं आप तो सर 1/2 को हटा दिए, इसलिए हटाएगी, ये दोनों का प्रोडक्ट है 0, तो ये तो कभी 0 होगा नहीं. दूसरा x y1, ये ऊपर लिखना अच्छा लगता है, x y1 लिख दिया, फिर उसके बाद x1 y1 1, फिर लिख दिया x2 y2 1 बराबर क्या लिखा? 0. तो इससे क्या हुआ? ये देखिए, तीसरा रो को आप पहला के जगह पे लेके चला गया, इसको दूसरा के जगह पे लाया, अदला बदली किया. और आप जानते हैं कि दो रो या दो कॉलम का अदला बदली करने से डिटर्मिनेंट का मान वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है. और मान लो अगर अदला बदली करने पर आगे में माइनस भी आ जाएगा तो उधर चला जाएगा, खत्म, कोई दिक्कत का बात नहीं है. लेकिन यहाँ दो अदला बदली किया, x1 y1 उठ के यहाँ आया ना, ये x1 y1 उठ के सेकेंड के जगह पे आया, और सेकेंड वाला उठ के थर्ड के जगह पे आया, तो दो बार अदला बदली हुआ तो उसका मान तो सेम रहेगा. ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट. तो आप यहाँ लिखिए, इसी को नीचे लिखिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये आपके स्ट्रेट लाइन का
इक्वेशन होगा। यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1, देखिए x1 y1 x2 y2 1 बराबर 0। जहाँ दो वर्टेक्स है, एक मान लीजिए आपका दिया रहेगा ये x1 y बनेगा x2 y2, अगर इसका मान 0 आ गया तो ये इतना करने पर, अगर बराबर 0 लिखने पर, सॉल्व करने पर जो भी आएगा वही आपके लाइन का इक्वेशन होगा। समझ गए बात को। अब वही जब कॉलिनियरिटी जांच करना होता तो 3 वर्टेक्स होता, एक वर्टेक्स को हम यहाँ लिख देते, एक वर्टेक्स को यहाँ लिख देते, एक वर्टेक्स को यहाँ लिख देते और यहाँ लिखने पर सॉल्व करते। अगर सॉल्व करके 0 आ जाता तो हम बोलते तीनों बिंदु जो है वो कॉलिनियर है, माने 3 पॉइंट्स जो है आपका वो तीनों बिंदु एक सीध में है, ऐसा हम बोलते। क्लियर है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, तेजी से आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इस पर जो क्वेश्चन है उसको हम आपको बताएंगे जल्दी से। थोड़ा जल्दी। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, फिर इस पर आपको हम क्वेश्चन बताएंगे। लिख पाए साहब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? हो गया, मिटाएं। इसी कॉन्सेप्ट पर एक्सरसाइज 6.2 का सारा क्वेश्चन। ठीक है, मिटा दें इसको। मिटा सकते हैं। अब आइए एक छोटा सा चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये लगेगा आपको कि कॉलिनियर और कंडीशन ऑफ कॉलिनियर और इक्वेशन ऑफ लाइन सेम है। क्या अंतर है, थोड़ा सा हम आपको बता दें। देखिए, ये आपका 3 पॉइंट्स है। एक पॉइंट का नाम है x1 y1, एक पॉइंट का नाम है b x2 y2 और एक और पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम आपका क्या है x3 y3। तो आपका 3 पॉइंट्स है। अब अगर यह तीनों बिंदु के कॉलिनियरिटी का हमको जांच करना है, अगर हमको इसके कॉलिनियरिटी का जांच करना है तो इसका कॉलिनियरिटी का मतलब क्या, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा 0, माने 3 बिंदु एबीसी कॉलिनियर होगा अगर उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0। समझ गए बात को? क्यों भैया, अगर ये तीनों बिंदु एक सीध में है, एक सीधा में है, एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये कुछ भी एरिया कवर करेगा नहीं, बाउंड होगा नहीं, घेर नहीं रहा है ना। तो देखिए, कुछ भी एरिया कवर कर रहा है क्या, यहाँ 3 बिंदु है तो, लेकिन उसी को अगर हम क्या करें, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए, बोलिए कुछ न कुछ तो एरिया यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा है। तो अगर 3 पॉइंट आपका एक सीध में है तो उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, है कि नहीं है, क्योंकि त्रिभुज बनाएगा ही नहीं बनाएगा। तो ये आपका हो गया किसका कंडीशन, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी, तीनों बिंदु के कॉलिनियर होने का कंडीशन। ठीक है, तीनों बिंदु के कॉलिनियर होने का कंसेप्ट मतलब 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ पहला का देखिए x1 y1 1 x2 y2 1, ठीक है, x3 y3 1, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट है 0, तो 1/2 तो 0 होगा नहीं, तो बराबर इतना लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये जो आप देखते हो यही आपका है रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी, है ना, रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी, कॉलिनियर होने का कंडीशन। अब अगर हम लाइन का इक्वेशन निकालते हैं तो मान लीजिए इसमें आपको तो 2 वर्टेक्स दिया रहेगा, एक का कोऑर्डिनेट है a x1 y1, ठीक है, एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1,
ठीक है। और पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है x2 और y2, ध्यान दीजिए। पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। ओके, अब देखिए हमको एक इसका इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालना है तो हम जानते हैं दो बिंदु से होकर एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है ना। तो इस लाइन के ऊपर में एनी पॉइंट ऑन द लाइन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया, उस पॉइंट का नाम ले लो PXY। ये क्या है, ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन है। अब अगर हमको इसका इक्वेशन निकालना है, समझ गए बात को, अगर हमको इसका इक्वेशन निकालना है तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। इस लाइन का इक्वेशन होगा, ध्यान दीजिए, ये आपका 3 बिंदु हो गया और यह तीनों बिंदु भी आपका एक सीध में हो गया, यानी इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 0 होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ इतना 0। तो पहला में लिख दिया x1 y1 1, x2 y2 1, तीसरा में लिख दिया xy1 बराबर 0। ठीक है, फिर उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए ऊपर में लिख देंगे xy1, उसके बाद लिख देंगे x2 y2 1, फिर लिख देंगे पहले xy1, फिर x1 y1 1, फिर x2 y2 1 बराबर 0। तो ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया कंडीशन ऑफ, ये आपका हो गया यानी एक लाइन का इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन। तो पहले क्या लेंगे 1/2 x1 y1 1, फिर यहाँ पे x2 y2 1, फिर उसके बाद xy1 बराबर क्या हो गया 0, है ना। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, तो पहले लिख देंगे xy1, फिर लिख देंगे x1 y1 1, फिर लिख देंगे x2 y2 1 बराबर 0। इसका मान हो गया 0। समझ गए बात को, ठीक है। यानी हो गया xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इस त्रिभुज के, यानी इस त्रिभुज, ये जो आपका लाइन है, इस लाइन का यह इक्वेशन हो गया। बोलिए कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। यही हमने आपको लिखाया। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, कैसे हमको बनाना है, डिटर्मिनेंट का हमको यूज़ कैसे करना है। आइए अब आ जाइए। सबसे पहले शुरू में आपको एक सवाल दिया हुआ है, देखिए पहले मात्र 12 क्वेश्चन दिया हुआ है, आसान सब क्वेश्चन है। आज हम कुछ क्वेश्चन बता देंगे, फिर आप एक बार उसको बना लेना, फिर जो दिक्कत होगा बता के कंप्लीट। पहला बात देखिए, टाइप 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमको त्रिभुज का एरिया निकालना है, ठीक है। हुज वर्टिसेस आर, जिनका वर्टेक्स दिया हुआ है। तो पहला सवाल देखिए, इसका वर्टेक्स है -2 4, दूसरा है 2 और -6 और तीसरा है 5 और 4। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ, पहला है -2 4, दूसरा है 2 -6, तीसरा है 5 4। पहला है -2 4, दूसरा है 2 -6, तीसरा है 5 4। ठीक है, तो तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है ना। अब हमको इसका एरिया निकालना, हमको इसका एरिया निकालना। कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे, जरा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले त्रिभुज का 3 वर्टेक्स दिया हुआ है ना। तो 3 वर्टेक्स जब दिया होगा तो आप सॉल्यूशन जब करोगे तो पहले उसको मान लो ABC, तो आप लिखो गिवन वर्टेक्स। तो 3 वर्टिसेज, 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, प्लूरल यहाँ होगा। पहला A जिसका कोऑर्डिनेट को मान लो -2 4, दूसरा B जिसके कोऑर्डिनेट को मानो 2 -6, तीसरा C जिसके कोऑर्डिनेट को मानो 5 4 दिया हुआ है। 3 वर्टेक्स है, पहला वर्टेक्स आपका दिया हुआ है, पहला वर्टेक्स है -2 4, दूसरा है 2 -6, तीसरा है 5 4 दिया हुआ है। अब हमको इसका एरिया निकालना। अब हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, पहले लिखेंगे मॉडुलस ऑफ, उसके बाद लिखेंगे 1/2, फिर अंदर में डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है x1 y1 1, उसके बाद क्या होता है x2 y2 1, फिर क्या होता है x3 y3 1। क्या लिखेंगे मॉडुलस ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, पहला वर्टेक्स x1 y1 1, दूसरा x2 y2 1, तीसरा x3 y3 1। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 में, x1 y1 1 में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। x1 y1 में क्या है -2 4 1,
फिर x2/2 1 का बात करेंगे तो x2/2 1 में क्या है, यहाँ पे आपका है 2 माइनस 6 और 1, ठीक है। x2/2 1 का मतलब 2 माइनस 6 और 1। फिर x3/3 1 में क्या लिखेंगे, 5 4 1 लिख दिया आराम से, ठीक है। देखिए कैसा तोड़ा, मॉडुलस ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2/2 1 x3/3 1। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो आएगा हो गया, आंसर हो गया। मॉडुलस ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2/2 1 x3/3 1 बराबर 0। अब ये डिटर्मिनेंट को तोड़ना आपके हाथ में, कई तरीका से आप इस तरह के डिटर्मिनेंट को तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इस डिटर्मिनेंट को हम पहला रो के अलोंग तोड़ के आपको दिखा देते हैं, है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग तोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ लिखो बराबर मॉडुलस ऑफ, ठीक है, 1/2 लिख दिया अंदर में। देखिए मॉडुलस ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट में पहले देखिए लिखो -2, है ना, ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग तोड़ सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे पहले -2, फिर -2 का कोफैक्टर क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला रो के अलोंग तोड़ रहे हैं तो ये -2 का पोजीशन क्या है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम। तो पहला रो और पहला कॉलम को ढक दिया। अब बचा क्या, इधर बच गया आपका, लिखिए -6 1 4 1। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लिख दिया आराम से, ठीक है। यानी एक बार लिखा -2, फिर उसका कोफैक्टर -6 1 4 1। इसका पोजीशन क्या है, पहला रो पहला कॉलम, 1 1 2 इवन पोजीशन है तो अलग से तो माइनस लगेगा नहीं, है ना। अब आ जाइए ये 4 में आइए, 4 का क्या पोजीशन है, पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम 2 1 3 ओड पोजीशन, तो अलग से माइनस लग जाएगा। तो यहाँ हो गया -4 अलग से माइनस लगा पोजीशन के कारण से। फिर इसका कोफैक्टर में क्या लिखोगे, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकने पर यहाँ क्या बचा, 2 1 5 1 2 1 5 1, बोलिए बच गया। अब आ जाओ इस 1 में, इसका क्या पोजीशन है, पहला रो तीसरा कॉलम 3 1 4 इवन पोजीशन, तो यहाँ लिखो 1 और 1 का कोफैक्टर में क्या सब है, तो पहला रो और तीसरा कॉलम को ढक दो। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 -6 2 और -6, उसके बाद 5 4 2 -6 5 4, बोलो बचा, जो बचा उसको हमने लिख दिया आराम से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करिए, बराबर मॉडुलस ऑफ 1/2, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तो ये डिटर्मिनेंट को इतना लंबा तोड़ने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये अपने आप छोटा हो जाएगा। ये 2-3 सवाल जब आप बनाएंगे तो ये और आसान हो जाएगा, इसका टेक्निक आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया -2, और इसको कैसे तोड़ोगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो -6 गुना 1 -6 -4, उसके बाद देखो -4 गुना मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट 2 गुना 1 2 -5 प्लस, फिर देखो पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट 2 गुना 4 8 -6 गुना 5 30 8 -30 लिख दिया आराम से। तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमको समझाने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिटर्मिनेंट का उतना ज़्यादा क्वेश्चन आप बना चुके हैं। अब आइए मॉडुलस ऑफ 1/2, ठीक है, अंदर में देखिएगा तो -2 -6 -4 -10 -4 और 2 में से 5 को घटाइए -3 प्लस, है ना, 8 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 30 + 8 38 38 लिख दिया आराम से, है ना। अब इसको सॉल्व करिए, बराबर मॉडुलस ऑफ 1/2, अंदर में देखिए -2 को -10 से गुना करेंगे 20, 4 को -3 से गुना करेंगे 12 + 38 लिख दिया आराम से, ठीक है। तो बराबर हो गया मॉडुलस ऑफ 1/2, आप जोड़ दीजिए 12 में 38 को जोड़िए 50 + 20, ये हो जाएगा आपका 70 70 को 1/2 से भागा दिए 35, ये आपका हो गया 35 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है।
आंसर। ठीक है, अब देखिए, याद रख, एक बात ध्यान में रखना है, अगर किसी सवाल में एरिया दिया रहेगा पहले से, मान लो एरिया दिया रहेगा 4 स्क्वायर यूनिट, तो 4 स्क्वायर यूनिट दिया रहेगा, आपको कोई एक वर्टेक्स निकालने के लिए कहेगा, उल्टा भी हो सकता है इन क्वेश्चन, तब एरिया को प्लस माइनस लेके चलना है। क्यों प्लस माइनस लेके चलना है? मान लीजिए इसको सॉल्व करके अगर -35 आता तो भी हम क्या लिखते? +35, क्योंकि एरिया नेगेटिव होगा नहीं। तो अगर -35 आता फिर भी +35 लिखते हम, इसका मतलब अगर एरिया आपको +4 दिया रहेगा तो आपको लिखना है +-4, क्योंकि हो सकता है -4 आया हो, एरिया +4 लिखा गया हो, तो जो एरिया दिया रहेगा तो उसको हमेशा प्लस माइनस में मानना है। ओके, थोड़ा तेज़ी से आप इसको लिख लीजिए, फिर इसमें जो सवाल है एक्सरसाइज 6.2 में एक बार आप बनाने का प्रयास करोगे। हल्का सवाल, हम बच्चा जैसे थोड़ा बताए हैं, इसको थोड़ा और आप छोटा करने का ट्रिक अगला क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप आसानी से बच्चा जैसे डिटर्मिनेंट को तोड़ सकते हैं। 3 वर्टेक्स है तो पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स लिख दिया। कैसा लिखा? डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y11, x2 y21, x3 y31, बाउंड बैठा के सॉल्व कर दिया। ये थोड़ा हमको सिखाना, ये तो आप अच्छा से जानते हैं, है ना? तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर जहाँ जहाँ आपको दिक्कत होगा आगे आपको बताया जाएगा। जल्दी लिखिए। लिख चुके सब? पक्का? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, है ना? आप कम से कम इसमें जो सवाल बचा है आप बनाने का पूरा प्रयास करें, पूरा प्रैक्टिस करें। जो नहीं बनेगा वो हम आपको बताएंगे। ओके, और एक नया कॉन्सेप्ट भी 6.2 का आपको अगला क्लास में बताएंगे, और अगला क्लास में ही स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्रांसपोज, है ना, ऑफ ए मैट्रिक्स। उसमें आप खास तौर पे एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। आपका अपना अभिमन्यु सर, मैथमेटिक्स।